आज की जो वीडियो है वो बैंकिंग से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। सेक्शन बी की मैंने पूरा पीडीएफ आपको तैयार कर दिया है, तो आप जो है ना लाजमी इन क्वेश्चन को समझ के अपनी प्रिपरेशन करनी है। और जो है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, जो न्यू है चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट लाजमी करें। ठीक है, तो बैंकिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके 100% चांसेस है कि इनमें से ही आपके क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, तो आप सही से समझ के जो है ना ये इसकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं सबसे पहले सवाल पे। पहला क्वेश्चन आपका इज द मेथड यूज बाय सेंट्रल बैंक इशू ऑफ पेपर करेंसी, यानी कि कौन सा ऐसा मेथड है जो कि सेंट्रल बैंक उसके हिसाब से पेपर करेंसी जो है वो प्रिंट करता है, छापता है। ठीक है, और सेकंड आपने बताना है हाउ क्रेडिट इज कंट्रोल, यानी कि उधार जो लेन देन होती है इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेपर करेंसी को छापने के दो मेन मेथड होते हैं जो कि सेंट्रल बैंक इस्तेमाल करता है। ठीक है, पहला है फिक्स्ड फिडुशियरी सिस्टम और दूसरा है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। पहले फिक्स वाला आप समझ लें क्या होता है। इस तरीके में सेंट्रल बैंक बिना किसी सोने, गोल्ड या फिर चांदी की एक खास लिमिट तक कह लें सरकारी जो लिमिट होती है, ठीक है, उस तक गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज की बेस पर वो करेंसी नोट जो है वो छाप सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि उससे अगर 100% से ज्यादा अगर लिमिट हो जाती है ना, यानी कि जितने हमने छापने थे अगर उससे ज्यादा छापने हो तो फिर आपके पास बैग पे तकरीबन या तो गोल्ड या तो सिल्वर के कोई ना कोई रिजर्व्स मौजूद होने चाहिए, यानी कि वो अमाउंट जो कि उसके पास बैग पे होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड आ जाते हैं प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। क्या होता है, इस सिस्टम के मुताबिक बैंक जितने भी नोट छापता है ना तो उसका एक खास परसेंट यानी कि 30% या फिर 40% सोना या चांदी या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि डॉलर होना चाहिए बैग पे या पाउंड होने चाहिए, उस हिसाब से जो है वो फिर नोट छापेगा। ठीक है, और बाकी जो थोड़ा बहुत उसके जो बैलेंस बचता है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के मुताबिक उसके पास लाजमी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि क्रेडिट कंट्रोल हम किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो हमारे दो तरीके होते हैं क्रेडिट कंट्रोल को मैनेज करने के। अच्छा, पहला जो है हमारा मेथड वो है क्वांटिटेटिव मेथड और दूसरा है हमारा क्वालिटेटिव मेथड। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड में बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, टोटल पैसे की मकदार को बढ़ाया या फिर हम कम कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जैसे कि जिसमें हम क्या चेंज करेंगे, हम बैंक रेट चेंज कर देंगे, जैसे कि इंटरेस्ट रेट बेसिकली जिसे हम कहते हैं, जिनमें हम बढ़ा भी सकते हैं और उसे कम भी कर सकते हैं। दूसरा हम ओपन मार्केट ऑपरेशन करते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है, इसमें हम गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, इसे हम बाय भी करते हैं और सेल भी कर रहे होते हैं। ठीक है, या तो फिर सीआरआर वगैरह को हम चेंज कर दें। बेसिकली सीआरआर क्या है हमारे पास, ये कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यानी कि अगर हम बैंक में जाके डिपॉजिट करवाते हैं ना पैसे, तो बैंक हमारे पैसों को पूरा उठा के आगे लोन नहीं दे देता, बल्कि वो क्या करता है उसके 10% अमाउंट समझ लें वो अपने पास रिजर्व रखता है, उसके साथ ही 10% या कुछ सम ज्यादा परसेंट जो है वो सेंट्रल बैंक के पास रखवाता है, और फिर जो बाकी पैसे बच जाते हैं वो आगे जो है वो लोन के लिए लेंड कर देता है। ठीक है, क्वालिटेटिव मेथड क्या होगा, क्वालिटेटिव मेथड के मुताबिक इसमें कोई खास सेक्टर जैसे कि गाड़ी या फिर घर या फिर लोन के लिए क्रेडिट कंट्रोल हम इसमें कर सकते हैं। इसमें लोन की मार्जिन लिमिट जो है वो हम बढ़ा देते हैं और क्रेडिट रेशनिंग इसमें जो है वो शामिल हो जाती है। ठीक है, अच्छा हम बढ़ते हैं अब सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेप्स आर फॉलोइंग ओपनिंग बैंक अकाउंट, कह रहे हैं अगर आपने बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो आपको क्या क्या चीजें जो है वो कौन कौन से स्टेप चाहिए होंगे। तो सबसे पहला आपने देखना है कि कौन से बैंक में खुलवाना है, कौन सा कमर्शियल बैंक है, कौन सा वाला बैंक है। ठीक है, ठीक है, आपने बैंक की टाइप देखनी है, फिर उसके बाद आपने देखना है वहां पे कि अकाउंट कौन सा खुलवाना है, सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं, करंट खुला रहे हैं या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट आपने जो है वो खुलवाना है। ठीक है, फिर आपने अपने तीनों माइंडसेट बना दिया। करंट अकाउंट में आप इजिली जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं। सेविंग में होता है कि आपको एक टर्म तक डिपॉजिट करवाना पड़ता है जिसमें आपको सूद का रेशो होता है, इसमें भी सेम इसी तरह ही होता है। फिलिंग अबाउट उसके बाद सेकंड आपको बैंक वाले जो है वो एक फॉर्म देते हैं जिसमें आपने तमाम डिटेल्स डाली होती है, अपनी पर्सनली नहीं, अपनी इन्फॉर्मेशन, बिजनेस की डिटेल, अपना एड्रेस, कॉन्टेक्ट वगैरह सब कुछ। ठीक है, उसके बाद आपको एक केवाईसी फॉर्म आपको जो है वो मिलता है, वो भी मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगी तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, केवाईसी फॉर्म बेसिकली क्या होता है, इसमें सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं, एनआईसी कार्ड मांगते हैं, फिर आपकी सैलरी की स्लिप यानी कि आप जहाँ पर काम करते हैं आपको वो स्लिप ला के दिखानी होती है कि मेरी इतनी सैलरी है, पासपोर्ट साइज पिक्चर्स वगैरह चाहिए होती है। सेकंड फोर्थ आपको चाहिए था रेफरेंस। ठीक है, यानी कि कोई और बंदा जिसका सेम बैंक में अकाउंट अगर मौजूद है तो उसको एज ए रेफर के तौर पर आपसे जो है ये मांगा जाता है। ठीक है, वेरिफिकेशन उसके बाद फिर वो आपसे एक पेज देते हैं और उस पर कहते हैं कि आप इस पर अपना सिग्नेचर करें। ठीक है, जब आप उस पर अपना सिग्नेचर करते हैं ना तो फिर क्या होता है कि वो अब कभी आप बाद में चेक वगैरह लिखते हैं तो उसको वेरीफाई करने के लिए ये यूज करते हैं। ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट, अब आपका बैंक अकाउंट खुल गया तो वो आप आपसे कहेंगे कि आप यहाँ पे मिनिमम कोई ना कोई अमाउंट 5,000, 10,000 या जितने भी आपके पास मिनिमम 5,000 जो है वो कहते हैं कि आप क्या करें, इस पर डिपॉजिट करवाएं, फिर आपका जो है अकाउंट जो है खुल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 आ जाते हैं, व्हाट इज मीन बाय ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या होता है और मेथड बताने हैं आपने ई बैंकिंग के। तो ई बैंकिंग बेसिकली क्या होता है,
एक एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होती है जिसमें हम बैंकिंग की तमाम जो सहूलियात है वो हम घर बैठे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें कहीं जाने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट हमारे सारे काम जो है वो घर बैठे जाना हो जाते हैं, हमें फिजिकली जाना नहीं पड़ता। कौन कौन से मेथड है यूज किए जाते हैं ई बैंकिंग में? पहला एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, ये बेसिकली क्या होती है, थ्रू 24/7 आपको कैश मिलता है, तो आप सबको पहले से ही पता होगा। इंटरनेट ऑनलाइन बैंकिंग हम देख लें, अपने हम वेब पोर्टल के थ्रू जो है अपने बैंक से कनेक्ट होते हैं और जो ट्रांजेक्शन होती है वो हम उसके जरिए कर रहे होते हैं। मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, अगर आपने बैंक अकाउंट नहीं बनाना तो फिर आपको अचानक पी टू पी ट्रांसफर यानी कि फॉरेन पैसे की लेन देन अगर करनी हो तो आप तो हेल्प ऑफ रास्त आईडी या तो फिर नया पे वगैरह या सादा पे, ठीक है, ये तमाम एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हो। डेबिट एंड क्रेडिट कंट्रोल अगर हम देख लें तो इसमें क्या है कि दुकानों पर बिना कैश के पेमेंट जो है करने या ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, यानी कि हमने कैश नहीं देना, हम ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आप डेबिट ऑन क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है ही कर सकते हो। अच्छा, फोर्थ आ जाते हैं बैंक फंड क्या होता है, और आपने बताना है प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल यूज ऑफ बैंक फंड, यानी कि किस तरह बैंक अपने फंड को इस्तेमाल करते हुए प्रॉफिट बनाता है और कौन सी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां से कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता। ठीक है, तो बैंक के पास जितने भी मौजूद जो है कैपिटल हो, पैसा हो, ठीक है, कुछ भी हो, गाड़ियां हो, ठीक है, जो चीज उसके पास कैपिटल के थ्रू मौजूद है, ठीक है, इसे हम कहते हैं बैंक फंड। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? जो अपने कैपिटल रिजर्व और आम लोगों को जमा किए हुए पैसे से तकरीबन सबको मिला के जो है वो बनाया जाता है। टोटल क्या क्या चीज है उसका? अपना कैपिटल, ठीक है, उसके बाद जो रिजर्व पड़े हुए हैं पैसे की सूरत में, गोल्ड वगैरह, ये सारी तमाम चीजें, सिल्वर, ये तमाम चीजें आ जाएंगी, या तो डॉलर्स फॉरेन करेंसीज आ जाएंगी, और साथ ही पब्लिक डिपॉजिट, कितना लोगों ने उसके पास पैसा जमा करवाया, वो सब चीजों को मिला के जो है वो हमारा बैंक फंड बनता है। ठीक है, अब वो अपने इस बैंक फंड को कहाँ कहाँ खर्च करता है जिससे उसे प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो पहला लोन एंड एडवांस, वो क्या करेगा? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, ठीक है, वो लोगों को क्या करेगा? पैसे देगा और उसके बदले में जो है वो इंटरेस्ट ले लेगा। ठीक है, सेकंड वो अपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज के लिए करेगा, जिसमें क्या करेगा कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज अपने पास रखेगा, टी बिल्स जो गवर्नमेंट के होते हैं वो अपने पास रख लेगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीद लेगा, ठीक है, इक्विटी ले लेगा, ठीक है, वो इस तरह से करके इन्वेस्टमेंट करेगा। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज आप ऑलरेडी आपको पता है कि क्या होता है, अगर उसके अभी टाइम लिमिट होने में किसी बंदे को पैसे चाहिए, ठीक है, अर्जेंटली चाहिए, तो वो क्या करता है, उसको बाय करके अपने पास रख लेता है, और जब उसको मेच्योर होने का टाइम होता है तो वो उस बंदे से जो है वो पैसे ले लेता है। मतलब इसमें थोड़ा बेसिकली वो अपना कमीशन जो है वो कमा लेता है। नॉन प्रॉफिटेबल कैश की रिजर्व, जाहिर है अगर मैंने मिसाल के तौर पे 100 रुपए जमा करवाए और वो क्या करेगा, 90 रुपीज जो है वो आगे लोन दे देगा और 10 रुपीज जो है अपने पास संभाल के रख लेगा। इसमें से 5 रुपीज इसके खुद के कैश रिजर्व होंगे और 5 रुपए मिसाल के तौर पे ये सेंट्रल बैंक के पास रहेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं फिक्स्ड एसेट हमारे पास, यानी कि डेड स्टॉक भी कह सकते हैं, जिनमें जमीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर वगैरह, ये सारी चीजें, मतलब उसने वो चीज सारी चीजें खरीदी हैं, ठीक है, लेकिन उस पे उसे कोई फायदा नहीं मिल रहा, मीन्स कि उसने पैसे तो लगाए लेकिन बदले में उसे कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो मतलब वो हो गया उसका नॉन प्रॉफिटेबल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट मेथड ऑफ फॉरेन रेमिटेंस। ये बेसिकली क्या होता है कि बाहर मुल्क से अगर कोई पैसे भेजते हैं, कोई गया, उसने बाहर मुल्क गया और उसने जो है आमदनी वगैरह कमाई, पैसे वगैरह कमाए और वो अपने मुल्क पे ट्रांसफर करेगा, तो कौन से ऐसे मेथड होते हैं जो कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के थ्रू अपने मुल्क पे पैसे जो है वो भेज सकता है? इसके टोटल 5 तरीके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला टेलीग्राफिक ट्रांसफर, टीडी ट्रांसफर बेसिकली इसे कहते हैं, और ये सबसे तेज और सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक तरीका होता है जिससे एक बैंक दूसरे बैंक को फौरन जो है वो पैसे ट्रांसफर करने का एक कोड जनरेट करता है, वो जल्दी जो है वो अपनी पेमेंट जो है वो भेज देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है मेल ट्रांसफर, एमटी जिसे हम कहते हैं। ये पुराना तरीका है जहां पर एक रिटर्न पेमेंट के इंस्ट्रक्शन जो है कह लें, जहां आप पुराने तरीके इस्तेमाल करते हुए लिखे हुए हिदायत के मुताबिक जो है दूसरे मुल्क को आप पैसे भेज सकते हैं। थर्ड आपका है फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड जो है, ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जो है वो ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। तो आप नेक्स्ट आपके पास है बैंक ड्राफ्ट। बेसिकली क्या होता है, ये बैंक का बनाया हुआ चेक होता है जो दूसरे मुल्क के बैंक के नाम जो है वो जारी किया जाता है। और उसके बाद है ऑनलाइन मनी ट्रांसफर ऑपरेशन। ये ज्यादातर आज के दौर में मौजूदा बहुत ज्यादा जो है ना मशरिक वगैरह ऐप, इस तरह की ऐप जो है, ठीक है, वो बनाई गई है जहाँ पे आप अपने डिजिटल वॉलेट के थ्रू अपने जितने जो भी करेंसी है वो इजिली आप डॉलर टू पाकिस्तान रुपीज ट्रांसफर करके अपने अकाउंट में भेज सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं एलसी क्या होता है। बेसिकली ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इसका। एलसी बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो चीजें मंगवाने वाले जो इम्पोर्टर है उसका बैंक इशू करता है। ठीक है, ये इस बात की गारंटी होती है कि अगर बेचने वाला एक्सपोर्टर से नहीं सही डॉक्यूमेंट दिखाया तो बैंक उसको हर हाल में टाइम पर जो है वो पूरी पेमेंट कर देगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। यानी कि एक बंदा है जिसने चीजें मंगवाई हैं, वो इम्पोर्टर है और वो इस चीज को इशू करता है, ठीक है, और ये एक बात की गारंटी होती है कि अगर एक्सपोर्टर वो
वही सेम पेपर्स अगर वो दिखाएगा तो उसको इजीली पेमेंट जो है वो मिल जाएगी, ठीक है, टाइम पे। जितने करेक्ट अमाउंट होंगी उस हिसाब से, लेकिन उसे क्या दिखाना है, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स लाजमी दिखाने हैं, तब आपको पेमेंट मिलेगी, फिर आपको आइदर पेमेंट नहीं मिल सकती, ठीक है। इसके 5 टाइप्स होते हैं। पहला आपका है रिवोकेबल एलसी। ये क्या होता है, इसे इशू करने वाला बैंक किसी भी वक्त बिना बताए जो है वो कैंसिल या फिर तब्दील कर सकता है। ये सबसे ज्यादा हाई रिस्क होता है, ठीक है। इरिवोकेबल क्या होता है कि ये सब पार्टीज की मर्जी के बिना कैंसिल या तो फिर चेंज नहीं किया जा सकता, और ये ज्यादा सिक्योर होता है। कंफर्म क्या होता है कि इसमें इशू करने वाला बैंक के साथ एक और बैंक, ज्यादातर बेचने वाले का अपना जो बैंक होता है, यानी कि जो एक्सपोर्ट करवा रहा है, ठीक है, उसका अपना बैंक होता है, ये पेमेंट की गारंटी देता है कि जब आपको जो है शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएंगे तभी आपको जो है वो पेमेंट मिलेगी, ठीक है। स्लाइड एलसी क्या होता है, इसमें जैसे ही शिपिंग डॉक्यूमेंट दिखाए जाते हैं तो बैंक को इसमें फॉरेन पेमेंट जो है वो लाजमी करनी होती है, ठीक है। इसके बाद है इशेंस या फिर टाइम एल्स के ऊपर कह सकते हैं। इसमें पेमेंट थोड़े दिन के बाद, यानी कि 30 दिन, 60 दिन या फिर 90 डेज के अंदर अंदर जो है आपको आपको जो है वो मिल जाती है, ठीक है। सेवन हमारा क्वेश्चन है कि गिव सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। आपने बताना है कि लंबे अरसे तक अगर हमने कर्जे वगैरह देनी है तो वो हमें कहाँ से मिल सकते हैं। टोटल हमारे पास 5 मेथड होते हैं इसके। इशू ऑफ शेयर, सबसे पहले क्या करें, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, शेयर जो है वो जनरेट करती हैं और वो जनरल पब्लिक को जो है वो सेल करती हैं, ठीक है। इस तरह वो एक लंबे टाइम तक थ्रू द हेल्प ऑफ स्टॉक्स ठीक ठाक पैसे जो है वो रेज कर लेती हैं। दूसरा इशू ऑफ डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स हम कह सकते हैं। ये क्या होता है, कंपनी फिक्स इंटरेस्ट रेट पर मार्केट से उधार लेने के लिए डेब्ट सर्टिफिकेट इशू करती है और वो मार्केट को अपने सर्टिफिकेट्स बेचती है और बदले में जो है वो पैसे ले लेती है। आप सिंपल ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स के हिसाब से भी समझ सकते हैं इसे। थर्ड आपका स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये क्या होती है, इंडस्ट्रियल बैंक या तो फिर इस्लामिक इन्वेस्टमेंट इदारे जैसे कि मुदारबा वगैरह से आप जो है बड़ा लोन जो है वो ले सकते हो। रिटेन अर्निंग बेसिकली क्या होती है, ये वो पैसा होता है जो कंपनी ने प्रीवियस ईयर में जो इन्वेस्टमेंट की थी, जो प्रॉफिट बनाया था, उसी को दोबारा अपने बैंक में यूटिलाइज करना, दोबारा से लगा के मुनाफा कमाना, ठीक है, वो रिटेन अर्निंग कहलाती है। इसके बाद है लीज फाइनेंसिंग। ये क्या होती है कि जैसे महंगी मशीनरी या तो फिर एसेट वगैरह, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म पे आप क्या करोगे, लीज पर ले लेते हो, उधार पर ले लेते हो और आप उसकी पेमेंट जो है वो साथ साथ करते रहते हो। नेक्स्ट आपका है क्लियरिंग हाउस क्या होता है, और आपने बताना है क्रॉस चेक क्या होता है और क्रॉस चेक क्यों यूज किया जाता है और वो किस तरह दिखता है। देखिए बेसिकली क्रॉस चेक इस तरह का होता है, ठीक है। अगर आ जाता है कि आपने डायग्राम बनानी है तो वो इस तरह का आप बना के आएंगे। क्लियरिंग हाउस पे बेसिकली आप देख लीजिए कैसी जगह होती है, बेसिकली ज्यादा सेंट्रल बैंक जो ऐसे मैनेज कर रहा होता है, जहां पर जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो अपने रोजाना के जो भी चेक का लेन देन होता है, जो भी अपने फाइनेंशियल जो लेना देना होता है, ठीक है, वो सब चीजें वहीं पे क्लियर कर रहे होते हैं। चेक की पेमेंट वगैरह और जो भी पेमेंट की हुई थी वो सारी वहीं पे क्लियर कर रहे होते हैं, इसलिए हम क्लियरिंग हाउस कहते हैं। और यहाँ पे जो क्लियरिंग हाउस है बेसिकली वो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, ज्यादातर वो उसे मैनेज कर रहा होता है। और क्रॉस चेक कुछ इस तरह का होता है, ऐसे चेक बना हुआ होता है और ये साइड पे आप देखिए इसकी 2 लाइन्स होती हैं, ठीक है, चेक की। ये बेसिकली क्यों होता है, क्रॉस चेक का एक फायदा ये होता है कि कैश जो है वो बैंक के काउंटर में, यानी कि जब मैं ये चेक लेके जाऊं बैंक के पास कि भाई मुझे ये दे दो, उसका मैं से कैश निकाल के दे दो, तो बैंक जो है वो कैश नहीं देता, बल्कि वो क्या करेगा, वो उसके बजाय कैश देने के बजाय वो क्या करेगा, जैसे यहाँ 50,000 लिखा है तो 50,000 रुपए मेरे हाथ में कैश देने के बजाय वो सेम 50,000 रुपए मेरे अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर कर देगा, ताकि जो चोरी वगैरह का जो डर होता है, फ्रॉड वगैरह का होता है, जो लुटने का जो डर होता है वो उससे काफी कम हो जाता है, ठीक है, प्रिवेंट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चेक क्या होता है और इसकी पार्टीज आपने बतानी, कौन कौन लोग जो है चेक में इन्वॉल्व होते हैं चेक के मामला में, और आपने एसेंशियल बताना चेक के लिए लिखने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। पहले बेसिकली आप ये समझ लें, चेक क्या होता है, ये एक अकाउंट होल्डर का अपने बैंक के नाम का एक रिटन ऑर्डर होता है, ठीक है। इसमें वो क्या करेगा, कुछ रकम, एक रकम लिखेगा, और जिस बंदे का अगर नाम है, अगर नहीं है, या किसी बंदे का अगर खास मैंने किसी बंदे को देना है तो मैं उसका नाम मेंशन करूंगी, अगर मुझे किसी बंदे को नहीं देना तो फिर वो बेयरर के लिए जो है वो जाएगा, मतलब जिस बंदे के पास एक चेक जाएगा तो इजी जाके उसे कैश करवा सकता है, ठीक है। अच्छा, पार्टीज कौन कौन सी होती है, ये ऑलरेडी मैंने बताया था, ड्रॉवर, ड्रॉवी और पे। ड्रॉवर कौन होता है, जैसे कि मैं चेक लिख के दे रही हूँ तो मैं ड्रॉवर कहलाई, ठीक है। ड्रॉवी कौन होता है, वो बैंक होता है जिससे मैं ऑर्डर दे रही हूँ कि भाई ये चेक है, ये पेपर है, इसके हिसाब से उस बंदे को जो है वो पैसे दे दिए जाए, ठीक है। पेई कौन होता है, वो बंदा जिससे ये पैसे मिलने, उसे हम पेई कहते हैं। अब क्या है, चेक के लिखने के लाजमी तरीके क्या क्या होते हैं भाई, वरना चेक एक्सेप्ट नहीं होता। पहला, हमेशा चेक हमेशा रिटर्न फॉर्म में होगा, ओरली नहीं बोला जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप ऑर्डर तो दे रहे हो कि भाई ये पेपर है, इस चेक के मुताबिक आप उसको पे कर दो, ठीक है, लेकिन आप उसमें कोई कंडीशन नहीं बता सकते, अपना कोई क्राइटेरिया नहीं बता सकते कि ये चीज होगी तो फिर इस तरह देना, ठीक है, अपनी शर्तें नहीं रखवा सकते।
तीसरा उसका कि ड्रॉवर के साइन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि मैं जो पीछे हमने बैंक अकाउंट का पढ़ा था ना कि बैंक की स्लिप होनी चाहिए और स्लिप के हिसाब से बैंक जो है वो देखेगा, फिर उसके बाद आपके साइन लेता है, फिर साइन से मैच करके जो है वो पेमेंट बेसिकली दी जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई भी पेमेंट अगर किसी को दे रहे हो कैश के थ्रू या फिर चेक के थ्रू, तो लाजमी उसमें आपने वर्ड्स में और नंबर्स में जो है लाजमी लिखना होता है कि भाई कितने का चेक ये मौजूद है। अच्छा, उसके बाद इट मस्ट बी वैलिड क्लियर डेट, उसमें कोई खास जो है डेट मेंशन हुई हुई है, ऐसा ना हो कि बाद में जो है वो दे जाए। उसके अलावा जो पेई होता है उसका या तो उसमें नाम होना चाहिए, तो उसका बेयरर जो है वो लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा यहाँ तक। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेम डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के बारे में आपने बताना है और क्या वजूहत होती है जिसकी वजह से बैंक अकाउंट बंद हो जाता है, ठीक है। और आपने बताना है करंट और सेविंग अकाउंट क्या होती है। तो टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट हमारे पास टोटल जो है 4 होते हैं। पहला करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। ये 4 हमारे पास होते हैं, इनमें से सिर्फ 2 हमने जो है वो डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि कौन सी वजूहत होती है जिसकी वजह से हमारा बैंक अकाउंट जो है वो बंद हो जाता है। पहला, अगर जो कस्टमर है, जो अकाउंट होल्डर है, खुद ही रिक्वेस्ट करे कि मेरा अकाउंट बंद कर दो, तो वो बंद हो जाता है। सेकंड, अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए तो वो बंद हो जाएगा। दूसरा, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए यानी कि गरीब हो जाए, बहुत ज्यादा बैंकक्रप्ट हो जाए, उसके पास पैसे नहीं बचे अकाउंट चलाने के, तो वो क्या होता है फिर वो बंद कर दिया जाता है। थर्ड, फोर्थ हमारा कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, ठीक है। तो वो अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई बंद कर दिया, तो वो बंद हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस बिल्कुल जीरो हो जाए तो मीन्स के आपका अकाउंट बंद हो जाता है, ठीक है। और अगर ये है कि अगर बैंक को पता लगे कि आप फ्रॉड एक्टिविटीज में हो, गलत एक्टिविटीज में लगे हुए हो और पैसा कहीं और गलत जगह ट्रांसफर हो रहा है, तो फिर वो अकाउंट बंद कर देते हैं। अब आ जाते हैं करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट बेसिकली ज्यादातर बिजनेस के लिए, तिजारत करने वालों के लिए और फंड इंडस्ट्री वगैरह के लिए जो है वो खोला जाता है, ताकि लोग वहाँ पे डेली ट्रांजेक्शन अपनी कर सकें, ताकि कोई ट्रांजेक्शन रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप जब आपका जब दिल करे आप पैसे लो और फिर आप जो है निकलवा सकते हो और दिलवा भी सकते हो पैसे, ठीक है। और इसमें भी आपको प्रॉफिट या फिर सूद वगैरह नहीं मिलता, एनी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको कोई नहीं मिलते, ठीक है, करंट अकाउंट में। लेकिन सेविंग अकाउंट में क्या होता है, जो सैलरी पर्सन होता है, रिटेल कस्टमर होता है, वो क्या करते हैं अपनी सेविंग थोड़ी थोड़ी इसमें रखते चले जाते हैं और इसमें थोड़ी सी लिमिट होती है कि आप इससे ज्यादा जो है वो पैसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। उसमें आपको जो है क्या मिलेगा, आपको प्रॉफिट या फिर सूद हम उसे कह सकते हैं, लेकिन आपको इसमें अपना बैलेंस जो है मेंटेन करके रखना पड़ता है। आप पूरी अमाउंट इसमें से नहीं निकाल सकते, लेकिन करंट अकाउंट में आपके पास फैसिलिटी होती है या आप इससे ज्यादा भी। देखिए, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह जो है इसका एक और पार्ट थोड़ा सा सेक्शन बी का रहता है, वो भी मैं थोड़ी देर में आज रात तक इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी। और सेक्शन सी जो है वो आपको कल इंशाल्लाह जो है वो मिल जाएगा। और लास्ट चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बहुत सारा सपोर्ट करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।